ये परीक्षा के लिए एकदम परफेक्ट डोज है। एकदम सही। और इसीलिए आज हम एक एग्जाम अलर्ट टोन में चलेंगे। अच्छा, वो क्या? मैं स्लाइड दर स्लाइड हर एक प्रश्न को एक रैपिड फायर की तरह पढ़ूंगा और आप हर प्रश्न का सटीक उत्तर देंगी। ठीक है, ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। और फिर हम दोनों मिलकर उस ऐतिहासिक तथ्य को आसान भाषा में डिकोड करेंगे। कोई भी प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा। ये बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों को रटने का नाम नहीं है ना? ये समझने की बात है कि आधुनिक यूरोप का निर्माण आखिर हुआ कैसे। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड पर हमारा शीर्षक है हिस्ट्री वन लाइनर MCQ मोस्ट VVI क्वेश्चंस, यूरोप में राष्ट्रवाद। अगर मैं संक्षेप में बताऊं तो राष्ट्रवाद का सीधा सा अर्थ है एक साझा पहचान और देश प्रेम की भावना। इसी एक विचार ने, मतलब इसी भावना ने पूरे यूरोप का नक्शा बदल कर रख दिया था। कमाल की बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। जी। इस स्लाइड में प्रश्न 1 से 5 तक हैं। तो पहला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। प्रश्न 2, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ओ, वियना। प्रश्न 3, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका जवाब है 1815। प्रश्न 4, वियना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में किस वंश की पुनर्स्थापना की गई? बुर्बो वंश की। और प्रश्न 5, इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक ने। तो अब इसे डिकोड करते हैं। क्या बुर्बों वंश की पुनर्स्थापना का मतलब इतिहास के रिवाइंड बटन को दबाने जैसा था? बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ही यही था। मतलब वो नेपोलियन के बदलावों को पलटना चाहते थे। हाँ, वो पुरानी राजशाही व्यवस्था को वापस लाना चाहते थे। असल में वो नेपोलियन के विचारों से बहुत डरे हुए थे। सही बात है, डर तो था। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 3 पर प्रश्न 6 से 10 हैं। प्रश्न 6, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। प्रश्न 7, नेपोलियन युग का अंत कब हुआ? 1814 में। प्रश्न 8, मेटरनिक युग की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1815 से। प्रश्न 9, फ्रांस का नया राजा कौन बना? लुई 18वां। और प्रश्न 10, चार्ल्स दशम कैसा शासक था? वो एक घोर निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। तो यहाँ मेरा एक सवाल है, नेपोलियन युग से मेटरनिक युग में जाने का असल मतलब क्या था? देखिए, ये एक क्रांतिकारी युग से वापस एक रूढ़िवादी युग में जाने का बदलाव था। एक बहुत ही सख्त बदलाव। मतलब एकदम सख्त नियंत्रण वाला युग। हाँ, चार्ल्स दशम जैसे निरंकुश शासकों ने जनता की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया था। बाप रे, ये तो एकदम घुटन भरा माहौल रहा होगा। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। चौथी स्लाइड पर प्रश्न 11 से 15 हैं। प्रश्न 11, जुलाई की क्रांति कब हुई? 1830 में। प्रश्न 12, इटली के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा महत्व है? मेज़िनी का। प्रश्न 13, नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 में। प्रश्न 14, कार्बोनारी क्या था? एक गुप्त दल। और प्रश्न 15, 1831 में मेज़िनी ने किसकी स्थापना की? यंग इटली की। तो ये जो कार्बोनारी गुप्त दल है, क्या ये किसी स्पाई मूवी के अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस ग्रुप जैसा था? बिल्कुल वैसा ही था। जब निरंकुश शासन होता है तो क्रांतियां छुपकर ही पनपती हैं। अच्छा, तो यहीं से मेज़िनी ने शुरुआत की? हाँ, उसने इटली के युवाओं को यंग इटली के जरिए एकजुट किया। वो सच में एक विजनरी नेता था। क्या बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। जी। स्लाइड 5, प्रश्न 16, मेज़िनी ने यंग यूरोप की स्थापना कब की? 1834 में। प्रश्न 17, मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? 1848 में। प्रश्न 18, विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री बनाया? काउंट कावूर को। प्रश्न 19, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? 1853-54 के बीच। और प्रश्न 20, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? वो एक नाविक था। रुकिए, मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हो रहा है कि गैरीबाल्डी जैसा महान क्रांतिकारी पेशे से सिर्फ एक नाविक था। यही तो इतिहास की खूबसूरती है। अक्सर आम लोग ही असाधारण क्रांतियों का नेतृत्व करते हैं। बिल्कुल। और 1848 तक तो मेटरनिक की पुरानी व्यवस्था भी चरमरा कर ढह गई थी। हाँ, आम लोगों के बढ़ते दबाव के आगे वो पुरानी व्यवस्था टिक नहीं पाई। अद्भुत है ये। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। ठीक है। स्लाइड 6, प्रश्न 21, काउंट कावूर की मृत्यु कब हुई? प्रश्न 23, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। प्रश्न 24, इटली के एकीकरण में किसका योगदान सबसे अहम था?
मेजिनी, कावूर और गैरीबाल्डी का। और प्रश्न 25, जर्मनी कितने राज्यों में विखंडित था? 300 राज्यों में। बाप रे, 300 राज्य। ये तो 300 टुकड़ों वाले बिखरे हुए जिक्सॉ पजल जैसा है। इसे जोड़ना तो संभव लग रहा होगा। बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे इटली के एकीकरण में 3 नेताओं का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन काम आया। वो कौन सा कॉम्बिनेशन? मेजिनी की सोच, कावूर की कूटनीति और गैरीबाल्डी की वीरता। मतलब दिमाग, कूटनीति और ताकत का संगम। सही है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। जी। स्लाइड 7, प्रश्न 26, हेगेल कौन था? एक दार्शनिक। प्रश्न 27, बिस्मार्क कौन था? एक कूटनीतिज्ञ। प्रश्न 28, बिस्मार्क किससे प्रभावित था? हेगल के विचारों से। प्रश्न 29, बिस्मार्क की नीति क्या थी? रक्त एवं लौह की नीति। प्रश्न 30, सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। और प्रश्न 31, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? फ्रांस और प्रशा के बीच। अब यहाँ मेरा एक तार्किक सवाल है। अगर बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, तो उसने रक्त एवं लौह जैसी आक्रामक नीति क्यों अपनाई? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, बिस्मार्क जानता था कि सिर्फ बातचीत से जर्मनी के 300 टुकड़े नहीं जुड़ेंगे। तो मतलब उसे युद्ध की जरूरत पड़ी। बिल्कुल। उसे पता था कि सैन्य शक्ति और सेडोवा और सेडोन जैसे युद्ध अनिवार्य थे। मतलब बातों से ज्यादा हथियारों की जरूरत थी उस समय। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। ठीक है। स्लाइड 8, प्रश्न 32, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 को। प्रश्न 33, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। प्रश्न 34, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1829 में। प्रश्न 35, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। और प्रश्न 36, टीपू सुल्तान ने किसकी स्थापना की थी? जैकोबिन क्लब की। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है। मतलब यूरोप के राष्ट्रवाद का असर सीधा हमारे भारत तक पहुंच गया था। बिल्कुल। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर ही टीपू सुल्तान ने मैसूर में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। ये दिखाता है कि विचारों की पहुंच कितनी वैश्विक होती है, सरहदें उन्हें रोक नहीं सकती। सही कहा। इस वैश्विक वैचारिक प्रभाव का महत्व बहुत गहरा है। कमाल की बात है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। जी। स्लाइड 9, प्रश्न 37, इटली और जर्मनी किस महाद्वीप में आते हैं? यूरोप में। प्रश्न 38, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया। प्रश्न 39, नेपोलियन ने किस राज्य का निर्माण किया? जर्मन राइन राज्य का। प्रश्न 40, जाल्वेरन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था। और प्रश्न 41, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। तो ये जो जाल्वेरन है, क्या हम इसकी तुलना आज के मॉडर्न फ्री ट्रेड जोन से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। राजनीतिक एकीकरण से पहले आर्थिक एकीकरण बहुत जरूरी होता है। मतलब व्यापारियों ने व्यापार आसान करने के लिए जर्मन राज्यों को आर्थिक रूप से जोड़ दिया। हाँ, इस संस्था ने राज्यों को आपस में जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया था। अर्थव्यवस्था हमेशा चीजों को तेजी से जोड़ती है। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। ठीक है। स्लाइड 10, प्रश्न 42, 1829 की संधि किसके साथ हुई? तुर्की के साथ। प्रश्न 43, हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। प्रश्न 44, किसने कूटनीति से इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? काउंट कावूर ने। प्रश्न 45, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने। और प्रश्न 46, फ्रेंड्स ऑफ इटली किसने बनाया? मेज़िनी ने। ये काउंट कावूर की कूटनीति तो एकदम मास्टरमाइंड लेवल की थी। बिल्कुल। उसने इटली के घरेलू मामले को बहुत ही चालाकी से एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। और ये लाल कुर्ती भी मुझे एक बहुत ही जबरदस्त विजुअल पहचान और ब्रांडिंग लगती है। हाँ, इससे सेना में एक गजब का जोश भर जाता था। लाल रंग वैसे भी क्रांति और ऊर्जा का प्रतीक होता है। एकदम सही। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। जी। स्लाइड 11, प्रश्न 47, कार्बोनारी की स्थापना कब हुई? 1810 में। प्रश्न 48, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन युद्ध के बाद। प्रश्न 49, जर्मन राष्ट्र का प्रतीक क्या था? जर्मेनिया। प्रश्न 50, फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? निरंकुश शासन। और प्रश्न 51,
नेपोलियन संहिता कब आई? 1804 में। ये जो जर्मेनिया का प्रतीक है, क्या ये हमारे भारतीय श्रोताओं के लिए भारत माता के चित्र जैसी एक एनालॉजी है? हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। ऐसे प्रतीकों से लोगों के मन में अमूर्त राष्ट्र के प्रति गहरी भावनाएं जागृत होती हैं। एक तरह से उन्हें एक पहचान मिल जाती है। और फ्रांस की क्रांति का कारण निरंकुश शासन था, ये तो तय है। हमेशा जब भी निरंकुश शासन हद पार करता है, वो क्रांतियों को ही जन्म देता है। सत्य वचन। चलिए अब अगली स्लाइड पर नजर डालते हैं। जी। स्लाइड 12, प्रश्न 52। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये किसने कहा? मेटरनिक ने। प्रश्न 53। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? 5। प्रश्न 54। इटली एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी को। और प्रश्न 55। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। ये बड़ा मजेदार है। ये मेटरनिक का छींकने और जुकाम वाला डायलॉग राजनीतिक प्रभाव को दर्शाने का सबसे बेहतरीन बायोलॉजिकल उदाहरण है ना? फ्रांस में कुछ भी होता था तो उसकी लहर पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैल जाती थी। और ये तुर्की को यूरोप का मरीज क्यों कहा जाता था? क्योंकि कभी बेहद शक्तिशाली रहा ऑटोमन साम्राज्य उस समय पतन की ओर था। वो बहुत कमजोर हो चुका था। समझ गया। चलिए अब हमारी इस अध्ययन सामग्री की अंतिम स्लाइड पर नजर डालते हैं। बिल्कुल। तो यह है स्लाइड 13, प्रश्न 56। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। प्रश्न 57। किस संधि से जर्मनी एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट संधि से। प्रश्न 58। हंगरी की भाषा क्या थी? मैग्यार। प्रश्न 59। 1830 के बाद फ्रांस में क्या स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। और हमारा आखिरी प्रश्न 60। जिनेवा समझौता कब हुआ? 1954 में। वाह, हमने 60 के 60 प्रश्न कवर कर लिए। तो मुझे ये बताइए, यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहीं से कला, दर्शन और लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी। पूरे यूरोप